हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। टैक्सोकॉन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वीएफडी के बारे में, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आपने इसका नाम सुना होगा, चाहे आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं या आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के कैंडिडेट हैं, तो आपको पता होगा इंडस्ट्री में ड्राइव का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो थोड़ा सा आज हम इस टॉपिक को देख लेते हैं कि वीएफडी में क्या क्या होता है, कैसे ये काम करती है और क्या क्या इसके एडवांटेजेस वगैरह होते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए वीएफडी को हम कई नामों से बुलाते हैं इंडस्ट्री में, जैसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म है वीएफडी की। इसे वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी बोलते हैं, इन्वर्टर ड्राइव भी बोलते हैं, एंड इसको माइक्रो ड्राइव भी बोलते हैं, एंड वेरिएबल स्पीड ड्राइव भी बोलते हैं, वीएसडी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इसी के नाम है, एक ही वीएफडी के। ठीक है, इसके बाद में इसका जो यूज जनरली होता है इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, तो अभी इसमें एक चीज़ समझिए कि जो इंडक्शन मोटर है, ये जो इन्वेंट हुआ था, ये हो गया था, निकोला टेस्ला ने किया था 1880 में। ठीक है, तो उस टाइम पे एक्चुअली उसने इन्वेंट तो कर दिया, एंड ये भी था कि इसकी एडवांटेज बहुत ज़्यादा थे डीसी मोटर के पे। मतलब डीसी मोटर से ये बहुत अच्छा था हर तरीके से, मेंटेनेंस के हिसाब से ले लो या एफिशिएंसी के हिसाब से ले लो, तो डीसी मोटर इसके सामने टिकता ही नहीं था। बट दिक्कत ये थी कि जो डीसी मोटर है उसकी स्पीड को इजीली कंट्रोल किया जा सकता था, बट इसकी स्पीड कंट्रोल का कोई 1880 के टाइम पे कोई ऐसा मेथड नहीं था जिससे इजीली इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो टाइम बीतता गया, उसके बाद में 1980, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 100 ईयर के बाद में जो वीएफडी है वो चलन में आई। जब ऑटोमेशन की चीज़ें डेवलप होने लगी, तो वीएफडी जैसे ही चलन में आई, तो वीएफडी की हेल्प से इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे हमारे पास में कई सारी एप्लीकेशन थी, कि जैसे ट्रेन है, क्रेन है, एंड इंडस्ट्री में ऑटोमेशन में कन्वेयर बेल्ट है ना, एस्केलेटर। तो इन सब जगह पे जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था, ट्रेन में डीसी मोटर का यूज होता है, डीसी सीरीज मोटर है ना, तो इसमें जो क्रेन है इसमें भी है ना। बट जैसे स्पीड कंट्रोलिंग की इसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई इंडक्शन मोटर की, तो इन एप्लीकेशन में भी इंडक्शन मोटर का यूज होने लगा, क्योंकि मेंटेनेंस एंड एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है डीसी मोटर के, अगर हम देखें कंपेयर करके। ठीक है, तो कई सारी एप्लीकेशन है, जैसे हम यहाँ पे मैं शो करता हूँ आपको कन्वेयर बेल्ट इंडस्ट्री में, ये वाली कन्वेयर बेल्ट है। दूसरा ये एस्केलेटर आपने देखा होगा, तो इनमें भी, एंड लिफ्ट में भी, लिफ्ट के केस में, इन सब जगह पे जहाँ पे डीसी मोटर यूज होता था वहाँ पे यूज होने लगा इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो वीएफडी की हेल्प से इंडक्शन मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं, एंड जो सिंक्रोनस मोटर है उसकी भी स्पीड को वेरी किया जा सकता है। बट जो मेनली इसका यूज किया जाता है वो इंडक्शन मोटर पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर इसके सर्किट को देखें कैसे इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो एक सप्लाई हमें देनी पड़ेगी वीएफडी के इनपुट पे। वीएफडी है, ठीक है, तो वीएफडी पे हमें क्या देनी पड़ेगी, सप्लाई देनी पड़ेगी। जैसे 3 फेज के लिए तो 3 फेज यहाँ पे देंगे, और जो आउटपुट में निकल के आएगा वो मोटर पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बीच में हमें जैसे प्रोटेक्शन डिवाइस लगाने हैं, ईएलसीबी, एमसीसीबी या आरसीसीबी, जो भी हमें वहाँ पे कनेक्ट करना है वो कनेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि वीएफडी कैसे स्पीड को कंट्रोल कर सकता है ना। मतलब जो वीएफडी है इसका हम ये यहाँ पे समझ चुके हैं कि वीएफडी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं हेल्प से वीएफडी की। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर की स्पीड को कैसे ही कंट्रोल करता है, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि स्पीड कंट्रोलिंग के लिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, अगर हम स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं मोटर की, तो उसकी स्पीड को हम माइंड में आता है सबसे पहले कि हम वोल्टेज रेगुलेटर लगा के, या कोई और डिवाइस, जैसे अपने पास में रियोस्टेट है, ठीक है, रेजिस्टेंस को वेरी करके वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं ना। ठीक है, और वोल्टेज वेरी करने से हमारे माइंड में आता है कि स्पीड भी वेरी हो ही जाएगी, है ना। तो स्पीड वेरी की जा सकती है, बट उसमें क्या होगा, कुछ दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या आएंगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिक्कतें ये आएगी कि अगर हम एक फॉर्मूला है यहाँ पे, ERMS इज इक्वल टू 4.44 FN5 मैक्स। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, इसमें ये जो ERMS है, दिस इज वोल्टेज, एंड ये फ्रीक्वेंसी है, एंड ये 5 मैक्स जो है ये क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। तो जो फ्लक्स है, अगर हम फ्लक्स को देखें इसमें, तो ये आएगा वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। ठीक है, तो मतलब अगर हम ये फ्लक्स चेक करें वोल्टेज को वेरी करके, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ
कंडीशंस रखी हैं। जैसे नॉर्मल कंडीशन हम देखें, वोल्टेज अपना कितना होगा 440 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 50 हर्ट्ज, तो फाई निकल के कितना आएगा 440 डिवाइड बाई 50, इसका मतलब है 8.8 ये फ्लक्स डेंसिटी आएगी। ठीक है, अब अगर हम चाहें कि भाई हम अपने सर्किट की जो भी पावर सप्लाई है उसकी वोल्टेज को वेरी करें स्पीड चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। वोल्टेज अगर वेरी करेंगे तो वोल्टेज हमने हाफ कर दिया सपोज दैट, तो ये आ गया 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 50 हर्ट्ज, तो फाई कितना आएगा 220 डिवाइड बाई 50, इसी फॉर्मूले से है ना जो यहाँ पे वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो इसमें ये आएगा 220 डिवाइड बाई 50 4.4। ठीक है, तो अपना नॉर्मली कितना था फ्लक्स डेंसिटी 8.8, अगर हमने वोल्टेज को वेरी किया तो कितना है 4.4। ठीक है, तो ये फ्लक्स डेंसिटी तो चेंज हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अपने पास में है, अगर हम दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करें, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज सपोज दैट यही है 440 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हमने हाफ कर दी 25 हर्ट्ज, तो फाई निकल के आएगा 440 डिवाइड बाई 25, तो ये निकलेगा 17.6, ये भी वेरी हो गया है, ज़्यादा हो गया ना इससे। नॉर्मली कितना था 8.8, वोल्टेज वेरी किया तो 4.4 आया, अगर हमने फ्रीक्वेंसी वेरी की खाली तो 17.6 आया। तो फ्लक्स डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वही रहनी चाहिए यूनिफॉर्म टॉर्क को रखने के लिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म टॉर्क होना चाहिए हमारा, और टॉर्क को हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के फ्लक्स डेंसिटी के। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि टॉर्क जो है वो यूनिफॉर्म रहे, मतलब जब भी VFD चले, सपोज दैट हम VFD की स्पीड को चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सपोज दैट हमारे माइंड में आया कि वोल्टेज को वेरी करते हैं, वोल्टेज को वेरी करें तो फ्लक्स डेंसिटी चेंज होगी, जिससे टॉर्क उसमें यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि पहले कितना था 8.8, जब मोटर चल रहा था सपोज दैट 8.8 अपना फाई है, फ्लक्स है, तो जैसे ही हमने उसकी वोल्टेज वेरी की, कम की, तो क्या हुआ फ्लक्स हुआ 4.4, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क चेंज होगा, टॉर्क चेंज होगा तो उसमें जो रोटर है, रोटर में क्या आएगा जर्क आएगा, और जर्क आएगा तो जो भी उससे रिलेटेड जिसको भी हम ऑपरेट कर रहे हैं उस मोटर से, सपोज दैट कन्वेयर बेल्ट को, तो कन्वेयर बेल्ट में क्या आएगा जर्क आएगा। ठीक है, और जर्क तो हम जानते नहीं है, हमें क्या चाहिए यूनिफॉर्म टॉर्क चाहिए वहाँ पे। ठीक है, राइट। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर हमने फ्रीक्वेंसी को वेरी किया तो फाई कितना आएगा 17.6, ये 8.8 से ये ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या था कम है, ये क्या है ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हमें यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए फ्लक्स 8.8 ही चाहिए, तभी बात बनेगी, राइट। तो इसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को वेरी करें, तो वोल्टेज हमने हाफ किया 220, और सेम रेशियो में करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वोल्टेज हमने किया 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी की 25 हर्ट्ज, तो फाई कितना आएगा 220 डिवाइड बाई 25, तो कितना आएगा 8.8। तो अगर हम वोल्टेज को हाफ कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को भी हाफ ही करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी है वो सेम रहेगी, जो नॉर्मल में थी वही यहाँ पे निकल के आएगी। अगर हम डिवाइड बाई 4 करेंगे, वोल्टेज को डिवाइड बाई 4 ही करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को, तब जाके फ्लक्स डेंसिटी सेम रहेगी। इससे क्या होगा, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, जैसा मैंने अभी बताया भी, कि अगर हम किसी सपोज दैट कोई कन्वेयर बेल्ट है, इससे इंडस्ट्री में हम किसी भी कन्वेयर बेल्ट को ऑपरेट कर रहे हैं VFD से, तो जो भी मोटर उससे अटैच है, मोटर को अगर हम स्टार्टिंग में सप्लाई दे रहे हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में 8.8 फ्लक्स, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा टॉर्क जनरेट होगा उसमें। अब लगा हमें कि भाई हमें स्पीड कम करनी है, तो मोटर तो अभी चल ही रही है उस स्पीड में, अगर हमने वोल्टेज वेरी किया खाली, तो वोल्टेज वेरी करने पे क्या होगा, फ्लक्स कितना होगा 4.4, तो अभी मोटर चल ही रही थी, जैसे ही हमने वोल्टेज वेरी किया तो फ्लक्स डेंसिटी कम हुई, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसमें टॉर्क कम जनरेट होगा, कम जनरेट होगा तो क्या होगा, उसमें बेल्ट में मोटर की शाफ्ट में जर्क आएगा, जर्क आएगा तो सपोज दैट कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कुछ आइटम रखे हुए हैं, जो भी प्रोडक्शन उसमें हो रहा है या जो भी आइटम उसके ऊपर चल रहे हैं, जर्क आएगा तो वो डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म टॉर्क वहाँ पे चाहिए होता है, मतलब VFD के केस में यूनिफॉर्म टॉर्क हमें मिलता है, नहीं तो एप्लीकेशंस, कई सारी एप्लीकेशंस के लिए वो सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है VFD में कि अगर हम वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को भी वेरी करना पड़ेगा, तभी जो टॉर्क होगा वो यूनिफॉर्म मिलेगा, और टॉर्क यूनिफॉर्म मिलेगा तो हम कितनी भी स्पीड को कम या ज़्यादा करें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, राइट। तो अभी आगे देख लेते हैं। एक और चीज़ यहीं पे समझ लीजिए, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक इसका नाम लिखा होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो ये भी आप समझ लीजिए, जो वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसे क्यों बोला है, वो इसीलिए बोला है कि इसमें वोल्टेज को वेरी करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को भी वेरी करना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को। ठीक है, अब यहीं पर आते हैं, जो इसका सर्किट डायग्राम है, जो ब्लॉक डायग्राम है, वो क्या है, इस तरीके का होगा। इसमें 3 चीज़ें होंगी, एक तो रेक्टिफायर होगा, एक DC लिंक होगा जिसे हम फिल्टर बोलते हैं, एक क्या होगा, इन्वर्टर होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा फिर इसके बाद में, जो हम मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो VFD के अंदर 3 चीज़ें हैं, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड इन्वर्टर। इनपुट साइड में रेक्टिफायर होता है, उसके बाद में DC लिंक फिल्टर होता है, इसके बाद में इन्वर्टर होता है आउटपुट पे, जहाँ पे मोटर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे सप्लाई देनी है, उसके बाद में यहाँ से मोटर कनेक्ट कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पे समझते हैं, देखिए जो इंटरनल इसका सर्किट है उसमें ये चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हुई है आपको। ये तो AC to DC कन्वर्टर है, मतलब रेक्टिफायर है। ये हुआ अपना DC लिंक फिल्टर, और ये हुआ यहाँ पे DC to AC इन्वर्टर वाला सेक्शन है ना, और यहाँ पे मोटर कनेक्ट भी की हुई है। तो यहाँ पे इनपुट में जो ये रेक्टिफायर है, इसमें ये सिंपल रेक्टिफायर नहीं होता, ठीक है, जो नॉर्मली हम देखते हैं वो नहीं होता है। ये किससे बना हुआ होता है? ये होता है SCR से बना हुआ है। ये SCR है। SCR में क्या होता है कि हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मल अगर हम रेक्टिफायर रखेंगे तो उसमें जो अपने पास में वोल्टेज होगा उसे वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, AC से DC में तो कन्वर्ट होगा ही सिग्नल, बट इसमें SCR क्योंकि इसमें यूज किए हुए हैं तो उनके अकॉर्डिंग वोल्टेज को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे, जितना वोल्टेज हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इसके बाद में DC लिंक की बात आती है। तो DC लिंक मतलब फिल्टर में क्या है, यहाँ पे इंडक्टर है और यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर है। तो आपको पता है जो इंडक्टर होता है वो किसका अपोज करता है, करंट का अपोज करता है। तो जो इन्वर्टर है ये करंट का अपोज करेगा। तो जो भी ये हमें यहाँ पे सिग्नल मिलेगा ना DC वाला, इसके बाद में रेक्टिफायर के बाद में, कि VFD में क्या क्या होता है। कुछ अगर इसमें डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उसके बाद में मैं कुछ इस पे वीडियो आप चाहते हैं कि हाँ किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो जल्दी से जल्दी डाल सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।